हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, 2-3 दिन पहले की बात है जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सेक्टर्स जो हैं अभी के समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये बेंचमार्क हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है उसको लीड कर रहे हैं ये सेक्टर और निफ्टी के को बढ़त दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो इसी सेक्टर में सेक्टर एनालिसिस के सीरीज़ में हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इस सेक्टर के अंदर में कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए और उनके मैं बहुत सारे आपके पास स्टॉक्स के डिटेल एनालिसिस लेके आया पिछले वीडियोस में। उसी सेम लाइंस में आज भी उसी एरिया के दूसरे, उसी सेक्टर के दूसरे कंपनीज़ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और कुछ नए कंपनीज़ के भी बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि जो लास्ट डिस्कशन में हमने देखे थे कुछ कंपनीज़, उसका क्या चल रहा है अभी, क्या स्टेटस है और हमने क्या बात की थी और उसमें क्या हो रहा है अभी। तो सबसे पहले देखिए, वेदांता कंपनी की एक हमने बात की थी जिसमें कि हमने ये बताया था कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल के आसपास इसे कई बार सेलिंग का सामना करना पड़ा है, 480 के आसपास। तो जब ये इस लेवल को निकाल लेगा तो फिर इसके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट हमारा डिस्कशन हुआ था, ये 24 तारीख की बात थी और आज के समय में ये इस लेवल को निकाल चुका है और अभी ये पॉजिटिव जोन में आ गया है। तो ये हो गई बात वेदांता की। बाकी जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो भी हम देख लेंगे। उसके साथ में दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा वो है नेशनल एल्यूमिनियम। ये भी मेटल सेक्टर का एक स्टॉक है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है। ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे है 209 के लेवल पे इसका ऑल टाइम हाई है। और इसका एनालिसिस अगर हम करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मंथली में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मंथली में देखिए, इस लेवल को जब इसे निकाला, काफ़ी समय तक इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। देख रहे हैं आप, ये पूरे समय में इस जोन में ही इसका रेजिस्टेंस रहा है। देख रहे हैं आप, इस जोन से ऊपर ये कितने समय नहीं निकल पाया। 2008-2007 की बात है और अभी 2024 तक, बताइए कितने साल हो गए। 16 साल 16 साल तक ये इससे बाहर निकल ही नहीं पाया। गजब का इसके लिए रेजिस्टेंस रहा ये। अब जैसे इस लेवल को इसने इतने समय के बाद निकाला है तो अब ये बहुत ही थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। आपको नहीं लग रहा है कि 16 साल के इतने कंसोलिडेशन के बाद अभी जो ये सामने अभी यहाँ ग्रोथ दिख रही है, ये कितने परसेंट की ग्रोथ है यहाँ इस लेवल के ऊपर? 48% की ग्रोथ है बस। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है? मेरे को भी लगता है कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और इसका रियल पोटेंशियल तो हमें इसके फंडामेंटल्स में, इसके फाइनेंशियल्स में दिख ही जाएगा। फिलहाल हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली में हम देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ के ऊपर ये ऑलरेडी निकल चुका है दोस्तों। प्रीवियस मंथ का जो इसका हाई था वो ये था और 199.45 200 का लेवल था इसका। अभी 203 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो मंथली में ये अभी पॉजिटिव है। तो ये मंथ तो अभी क्लोज नहीं हुआ है, 2-4 दिन और भी बचे हैं इस मंथ में क्लोज होने के लिए, बट फिलहाल अभी तक तो ये मंथली में पॉजिटिव ही दिख रहा है। वीकली में और इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तब यहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया था। ये ब्रेकआउट के समय का वॉल्यूम है। इस अच्छे वॉल्यूम की वजह से ये ब्रेकआउट को इसने होल्ड कर पाया और कंटिन्यू ऊपर बना रहा। यहाँ पे भी अगर हमें अच्छा वॉल्यूम मिले देखने को तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ऊपर जाएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम ही वो फोर्स है, वो कन्विक्शन है एक बड़े प्लेयर के द्वारा, एक बड़े इन्वेस्टर के द्वारा, जिसकी बेसिस पे स्टॉक जो है वो ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको मैं मिटाता हूँ और आगे चलते हैं हम लोग। वीकली भी हम देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल लेटेस्ट अभी इस वीक का बन रहा है। इस वीक में देखिए अभी एक दिन ही बचा हुआ है, आज थर्सडे है, फ्राइडे एक बचा हुआ है। तो अगर कल के डेट में ये बहुत ज़्यादा रिट्रेस ना हो जाए तो इस वीक की वीकली क्लोजिंग इसकी बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ये आ चुका है ऑलरेडी। प्रीवियस वीक का हाई क्या था? ये था। इस कलर को मैं येलो कर देता हूँ ताकि देखने में इजी रहे। प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका है। जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर ये हमेशा इसने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि 200 का लेवल था, राउंड लेवल, उसके भी ऊपर ये आ चुका है। अगर ये इस जगह पर क्लोजिंग कर दे या इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग कर दे और इसके नीचे ना करे क्लोजिंग 200 के नीचे, तब ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही आशा कर सकते हैं हम, क्योंकि देखने से तो वैसे ही लग रहा है। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? ट्रेंड तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, हायर हाईज एंड हायर लोज। बिना ट्रेंड के स्टॉक्स तो मैं आपके पास लेके ही नहीं आता हूँ।
हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे इंटैक्ट हैं। अप ट्रेंड में ये अभी भी बना हुआ है, मंथली में भी, वीकली में भी, डेली में अभी हम देख लें, डेली में भी ट्रेंड बहुत ही अच्छा इंटैक्ट है। काफ़ी समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। इस लेवल को निकालने के बाद एक अच्छे बढ़त की संभावना हो सकती है, ऐसी ही बढ़त हमें देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखिए कब से इसने अप्रैल 2024 से ये यहाँ पे रुका हुआ है, ऑलमोस्ट समझिए कितने महीने हो गए, बहुत सारे महीने, 8-9 महीने से ये यहाँ पे रुका हुआ है। तो इतने समय तक ये रुका हुआ है, तो एक स्प्रिंग एक्शन की तरह ये बहुत तेज़ी से बाहर निकल सकता है दोस्तों। फिर से मैं एक बार अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं हमारे लर्निंग पर्पस के लिए, ये बिल्कुल भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग सेलिंग टिप नहीं है ये। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही एनालिसिस सीख करके, खुद ही अंडरस्टैंड करके कि कैसे टेक्निकल्स देखते हैं, कैसे फंडामेंटल्स देखते हैं, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, ये आप खुद जानें और उसके बेसिस पर डिसीज़न लें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो देखिए कि इस लेवल के ऊपर ये अभी निकलता हुआ दिख रहा है। डेट आज के डेली चार्ट में बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसने किया है। ये कैंडल भी आप देखिए बहुत ही बढ़िया कैंडल है, जिसमें सिर्फ 70% इसमें वीक बॉडी है और सिर्फ 30% वीक है। इसके पहले वाला जो कैंडल था ये भी बहुत ही अच्छा कैंडल था, बीच वाला कैंडल डोजी था, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इस कैंडल के हिसाब से भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने शुरुआत की है, जो इसने ब्रेकआउट किया है इस लेवल के ऊपर, इस येलो लाइन के ऊपर। अब देखिए कि इसके ऊपर अब ये निकल चुका है। प्लस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज ये बना ही रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। डेली, वीकली, मंथली सभी में ये पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे ये 208 लेवल को निकाले तो ये और ऊपर जा सकता है, एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, 9 महीने कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट आएगा। तो ये बात हो गई नेशनल एल्यूमिनियम की। क्यों हम बात कर रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम की, क्यों कोई भी दूसरी कंपनी हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मेटल सेक्टर ने एक बहुत ही अच्छी बढ़त दिखाई हुई है अभी के समय में, करंट सिनेरियो में। मेटल्स, ऑटो सेक्टर, दीज 2 सेक्टर्स आर रनिंग वेरी नाइसली। नेशनल एल्यूमिनियम हमने देख लिया है, फंडामेंटल एनालिसिस हम इसके बाद देखेंगे। उसके अलावा क्या है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ हमने लास्ट एनालिसिस में ऑलरेडी देखा था। लास्ट एनालिसिस में अगर आपको याद होगा दोस्तों, हिंडाल्को का हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया था और कहा था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये ऑलमोस्ट क्लोज कर चुका है, इसके ऊपर ये कंटिन्यू करे तो ये अच्छा चलेगा। अभी ये कंटिन्यू करता हुआ ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी इसका एनालिसिस हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हिंडाल्को की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे और कौन सा है हमारे पास, ये सारे तो हमने कर ही लिए हैं। एक ये पावर इंडस्ट्री, हिताची पावर इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, ये भी बड़ी अच्छी कंपनी है, मगर ये कंपनी मेटल सेक्टर की नहीं है, एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी है। लेकिन इसमें देखिए कैसा बढ़िया ग्रोथ इसने दिखाया है। मंथली चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड और बहुत ही तीखा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ग्रोथ होने पे ही इस तरह का चार्ट बन के सामने आता है, एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर चार्ट। हर एक कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कोई भी कैंडल नहीं हो रही है। यहाँ कितने समय तक देखिए एक भी बार क्लोज नहीं हुई, अभी भी क्लोज नहीं हुई है, 1 महीने भी क्लोज नहीं हुई है। इनफैक्ट देखिए सही में अगर देखा जाए कि कब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो आप देखें कि मैं जैसे यहाँ तक आ रहा हूँ, इस समय से दिसंबर 22 के बाद से दोस्तों 1 महीना भी इस कैंडल ने इस चार्ट ने, इस स्टॉक ने, हिताची एनर्जी ने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज ही नहीं किया है। दिसंबर 2022, दिसंबर टू दिसंबर 23 टू दिसंबर 24, मैंने 2 साल हो गए। 2 साल से ये लगातार चले ही जा रहा है भाई, कितना दौड़ेगा, ऐसा घोड़ा ये निकला। तो देखिए ये हिताची एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम यहाँ पे मंथली तो हमने देख ही लिया है, वॉल्यूम भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कोई वॉल्यूम में क्वेश्चनेबल बात ही नहीं है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ है और बढ़िया से ये बाहर निकला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मंथ में, जुलाई मंथ में ये थोड़ा नीचे आने की इसने कोशिश की, बट फिर भी प्रीवियस मंथ के अंदर ही इसने क्लोजिंग की है। और अभी के समय में तो ये प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस मंथ का हाई क्या था इसका, अगस्त मंथ का हाई इसका 12,752 लेवल का था, उस लेवल के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है ये। और जो ऑल टाइम हाई है उसका वो ये लेवल है, 14,416 का लेवल है इसका। चलिए, तो मंथली में हमें ये पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली में अगर हम देख लें तो वीकली में भी ये पॉजिटिव दिख रहा है, मगर प्रीवियस वीक के हाई को इसने यहाँ पे क्लोज नहीं किया हुआ है। ये है प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक के हाई को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ है। यहाँ पे क्रॉस करने की पूरी संभावना दिख रही है। कैंडल बहुत ही अच्छा और हेल्दी कैंडल बना है। कल का ही एक दिन बचा है इस वीक को कंप्लीट करने के लिए, फ्राइडे का दिन।
कल के दिन अगर ये इस लेवल के ऊपर 13,545 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाए तो समझिए कि इसका काम हो गया, फिर ये वीकली में भी पॉजिटिव हो जाएगा। मगर फिर भी कैंडल का फॉर्मेशन तो काफ़ी पॉजिटिव है अभी तक दिख रहा है हमें। और यहाँ पे आप ट्रेंड भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हायर हाई और बहुत ही बढ़िया तीखा ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस लो स्विंग लो एकदम भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है यहाँ पे। बड़ा ही खूबसूरत चार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं डेली में। डेली में हम देखिए क्या देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ सेम पैटर्न, हायर हाइज एंड हायर लोज डेली में भी क्लैरिटी के साथ दिख रहे हैं। प्रीवियस लो को हमेशा इंटैक्ट रखा जा रहा है, ये सब लोज कभी भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, ये लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ये भी ब्रेक लो नहीं हुआ है, ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये लो और ऊपर हो गया, हायर लो बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ पर ट्रेंड रिज्यूम हो गया है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ही। कंसोलिडेशन में भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है स्टॉक। कितने परसेंट का ये कंसोलिडेशन था, 23-24% का, बहुत ही माइनर कंसोलिडेशन, जहां स्टॉक ने इतना बड़ा रन दिया हुआ है, बुल रन। कितने परसेंटेज टर्म्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब से यहाँ पे रन इसकी स्टार्ट हुई है इस जगह से अगर आप देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट 400%। 400% में अगर 24% इसने थोड़ा कंसोलिडेशन में समय बिता ही दिया तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई एंड हायर लोज चल रहा है। प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग करने की आज कोशिश की बट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था 13,515 का। कल के डेट में ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये इसके ऊपर इस एरिया में कहीं भी क्लोजिंग कर दे। 13,550 545 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर दे तो फिर बहुत ही पॉजिटिव दिखने लगेगा ये स्टॉक, सही दिखने लगेगा ये स्टॉक। फिलहाल अभी भी ये सही दिख रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। ऑल टाइम हाई इसका बहुत ही नज़दीक है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ 14,385 इसका ऑल टाइम हाई है। डेली में भी ये अभी हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो वीकली मंथली डेली में सभी में ये पॉजिटिव है ये स्टॉक। बाकी इसके फंडामेंटल्स हम देख लेंगे। सही स्टॉक है ये हिताची एनर्जी इंडिया। मेजर इसमें जो मूव आएगा वो इस लेवल के ऊपर आएगा, मूव 14,500 के ऊपर इसमें मेजर मूव आएगा। तो इतने सारी कंपनीज हमने देख लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जल्दी से इनके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। टाटा पावर की बात करना चाह रहा था मैं, टाटा पावर की बात मैंने नहीं की। टाटा पावर कंपनी आज मैं आपके लिए लेके आया था। टाटा पावर में देखिए दोस्तों, क्यों मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है आज ब्रीच कर दिया है। बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इसने ब्रीच किया है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, माउस ओवर कर रहा हूँ मैं, यहाँ VOL करके लिखा हुआ है, देख रहे हैं 20 मिलियन 9 मिलियन। तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम आप देखते जाइए, 5 मिलियन 6 मिलियन 18 9 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियन। तो इसका एवरेज वॉल्यूम मैं 10 मिलियन लेके चलता हूँ। और आज के डेट में, लेटेस्ट दिन में आज के डेट में क्या वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का तो ये छिप गया है यहाँ पे। इन कुछ चीज़ों को मुझे डिसेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें जाके मैं डिसेबल करता हूँ, कहाँ पे, सिंबल में नहीं आ रहा है, स्टेटस लाइन में, चार्ट वैल्यू, टाइटल, बैकग्राउंड इसमें भी नहीं है, प्लस बटन काउंटडाउन इसके अंदर भी नहीं है, कैनवस में भी नहीं है, ट्रेडिंग में भी नहीं है, इवेंट्स में है, डिविडेंड, स्प्लिट, की फैक्ट्स, लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन। ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो फिर हमें वॉल्यूम दिख रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, वॉल्यूम जो है इसका 10 मिलियन हमने देखा था एवरेज वॉल्यूम। आज का वॉल्यूम इसका कितना है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है, डबल वॉल्यूम है। और जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया था उस दिन का वॉल्यूम क्या था, 40 मिलियन का वॉल्यूम था इसका। एवरेज वॉल्यूम 10 मिलियन, ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम 40 मिलियन, 4 टाइम्स द वॉल्यूम। और हमें क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। अब इस लेवल के ऊपर ये निकल चुका है, बहुत ही बढ़िया सिनेरियो दिख रहा है। चलिए हम चलते हैं इसके इन डेप्थ एनालिसिस में। इंडिकेटर मैं डिलीट कर चुका हूँ, ये इंडिकेटर तो नहीं, मेरे को इसमें ड्राइंग्स डिलीट करना है, रिमूव ड्राइंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट में मैं आ गया हूँ टाटा पावर के। एक लंबाई में, एक ही डायरेक्शन, एक ही नाक की सीध में इसने मूवमेंट दिया है मई 2020 से। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं लगातार मूव यहाँ पे दिया इसने, 750% का मूव, वाह। उसके बाद जब इसने मूव करना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे इसने मूव किया है 139% का मूव, वेरी नाइस। और अभी फिर से ये कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 महीने का यहाँ पे इस लेवल पे 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन होके इस 5 मंथ के लेवल के ऊपर अभी ये निकला है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि स्कोप नहीं है, बिल्कुल स्कोप है। टाटा पावर कंपनी में बहुत स्कोप दिख रहा है यहाँ पे चार्ट में हमें। मंथली में हमें पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि
5 महीने के रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। वीकली में हम चलते हैं। वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है कि कई मंथ्स के रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस वीक के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है, कई वीक्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस वीक के रेजिस्टेंस को भी इसने क्लियरली निकाल लिया है। डेली में अगर हम चलें तो डेली में भी हम वही चीज़ देख ले रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को अभी हटा देता हूँ। तो डेली में हम देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ये निकल चुका है, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था। प्लस ये हर एक कैंडल के ऊपर ही ये क्लोज हो रहा है, हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर निकल रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो कोई इसमें दुविधा वाली बात ही नहीं है। बहुत ही छोटा सा रिट्रेसमेंट इसने किया है। इतने बड़े बड़े मूव होने के बाद भी इतने समय तक इसने रिट्रेस किया है। तो कितना रिट्रेस किया है ये भी आप देखिए, सिर्फ 14% का रिट्रेसमेंट इसमें हुआ है। अभी ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो कि इस दौरान जो अभी लेटेस्ट रिट्रेसमेंट हुए हैं सभी स्टॉक्स में, लोग वो स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज तक आ चुके हैं। कुछ स्टॉक 35% 40% तक रिट्रेस कर चुके हैं, जैसे कि डिफेंस के स्टॉक्स हो गए, फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हो गए। ये सब स्टॉक्स ने काफ़ी रिट्रेस किया है। कुछ हेल्थ केयर कंपनीज़, ये सब ने बहुत रिट्रेस किया है। अभी टाटा पावर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसने सिर्फ 14% रिट्रेसमेंट दिखाया है। मतलब कि जब मार्केट नीचे आएगा तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है, और जब मार्केट अच्छी हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। मतलब इसके अंदर इतना लेटेंट फोर्स है। तो चलिए, इसका एनालिसिस हमने कर लिया है, टाटा पावर भी हमने देख लिया है। अब इसके हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे। कौन कौन से देखने वाले हैं फंडामेंटल्स? नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा पावर को देखेंगे। वेदांता, हिंडाल्को, ये सब हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो फिर हम नेशनल एल्यूमिनियम के देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे screener.in वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। इसमें मुझे लॉगिन भी करना पड़ेगा क्या? लॉगिन अगर नहीं भी किया तो भी चल जाता। चलिए, लॉगिन हो रहा है, हो गया लॉगिन। अब हम चलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। सबसे पहले इसी को देखेंगे। ये कंपनी देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती है। नवरत्ना कंपनी है ये, ठीक है। 37,000 करोड़ से नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप नहीं है, बहुत स्कोप है अभी यहाँ पे ग्रोथ का। बुक वैल्यू से कितना ट्रेड हो रहा है करंट प्राइस? तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है ये करंट प्राइस। तो बहुत महंगा भी नहीं है ये। जैसा कि हमने अभी देखा कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 16 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को निकाला है। आई थिंक कितने का लेवल था? 200 के लेवल को शायद इसने, नेशनल एल्यूमिनियम ने 140 के लेवल को इसने निकाला था कई साल के कंसोलिडेशन के बाद। तो इतने साल तक जो इसके जितने भी प्रॉफिट्स आए, जो भी इसका रिटर्न अर्निंग्स हुए, वो बिज़नेस में रुके, उसकी वजह से इसका वैल्यू बढ़ता ही रहा। मगर वो वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक ही नहीं किया। उस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेटेंट फोर्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है। बट फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पस है। बाइंग सेलिंग का डिसीजन आपका खुद का है। मेरे वीडियो के बेसिस पे कोई डिसीजन ना लें। ठीक है दोस्तों, पी इसका 18.7 है, 18 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स ये अभी ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%। ठीक है, डिसेंट, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। देख लिया यहाँ पे पी आप देख सकते हैं 18 का पी है। मीडियन पी हमारे पास 29 है। सभी कंपनीज़ का मिला करके अगर हम देखें तो उसमें इसका पी काफ़ी कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनीज़ का पी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। सेल्स में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिख रही है। शायद कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं किया है, प्रेफर नहीं किया है। क्वार्टरली सेल्स में अगर आप देखें तो सेल्स जो है वो एक ही लेवल पर काफ़ी समय से टिका हुआ है दोस्तों। 3500, 3700, 4300, 37, 35, 32, 36, 31, 30, 33, 35, 28। अभी लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है वो भी इसका कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। 700 करोड़ कमी इसमें आ गई है सेल्स में, और जो सेल्स है वो काफ़ी समय से एक ही लेवल पे टिका हुआ है। 3000 साढ़े 3000 करोड़ के आसपास इसी रेंज में ये घूम रहा है। 4000 करोड़ तक की रेंज में, 3 से 4 इसके पीछे ये घूम रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से ये पता चल रहा है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है सेल्स में। अब जहाँ ग्रोथ नहीं है वहाँ इन्वेस्टर नहीं होते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स को चाहिए कि बहुत ही धमाका ग्रोथ हो, या ग्रोथ के कुछ प्रोजेक्ट्स हों, कुछ उसके हाथ में ऑर्डर्स हों, ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग हो कि लगे कि भाई अभी ग्रोथ नहीं भी हो रहा है तो आगे हो जाएगा ग्रोथ।
ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं इसके कंट्रोल किया है थोड़ा सा, मगर क्योंकि सेल्स कम है तो एक्सपेंसेस भी कम है। प्रॉफिट जो है वो इसको 600 करोड़ कम है, प्रॉफिट भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। जून क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही है प्रॉफिट्स में। मे बी अदर इनकम थोड़ा बढ़ चुका है। हाँ, अदर इनकम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, अदर इनकम तो यहाँ पे उतना ही है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी कटौती, यहाँ पे एक्सपेंसेस में कटौती काफ़ी हुई है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो गया है प्रॉफिट्स में। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट इसका भले ही, क्वार्टरली सेल्स इसका भले ही कम हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर जून क्वार्टर के मुकाबले, मगर जून क्वार्टर के मुकाबले इसका, प्रीवियस जून क्वार्टर के मुकाबले इसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। ये एक अच्छी बात है। सेल्स, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट सेल्स जो है वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ का कम है, प्लस मार्च का भी प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम है, 1000 करोड़ 1100 करोड़ कम है। और हम यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें, ठीक है, एक्सपेंसेस तो उसी लाइन में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, फिर और हम क्या देख सकते हैं, अदर इनकम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, 400 करोड़ 400 करोड़ अदर इनकम बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ 400 करोड़ की वजह से यहाँ पे 1500 प्लस 400 करोड़ 1900 के आसपास, यानी 2000 करोड़ यहाँ पे हो गया है, बिकॉज ऑफ अदर इनकम हो गया है। अपने रियल जो कोर बिजनेस एरिया है उससे इनकम की वजह से नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट सच अ पॉजिटिव थिंग। सेल्स पहले से कम हो चुका है, तो इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ एक्चुअली नेगेटिव। EPS जो है वो ठीक है, रहने दीजिए, उससे कोई इसमें ये नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7% है, सेल्स ग्रोथ इसका बहुत कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 11% है, CAGR इसका 13 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ना कहीं कम इसलिए क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ में कमी है, यही इसकी समस्या है दोस्तों। ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है बढ़िया से। देखिए कि हमने वहाँ चार्ट में तो देख लिया कि बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी इसके पास रिटर्न अर्निंग्स भी हैं। आप देखिए रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स इसके पास 10,000 करोड़ से 13,000, तो रिजर्व्स भी इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। कहाँ जा रहे हैं ये सारे पैसे किसी को नहीं मालूम, शायद इसके खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपेंसेस 9,000 करोड़, 3,000 करोड़ ही बच रहा है। 3,000 करोड़ में भी 2,000 करोड़ 1,500 करोड़, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं है। ठीक है, तो 10% के आसपास इसकी प्रॉफिट है, 10% कभी कभी 10% के आसपास इसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। बट वो प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है। यहाँ पे कहीं कहीं पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व्स कम भी हो गए हैं। अब क्या क्या काम हुआ है कंपनी के अंदर वो तो बहुत डिटेल एनालिसिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजर्व थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है 13,000 करोड़, बट फिर भी जितने समय से ये काम कर रहा है, जितना इसके रिजर्व्स हो सकते हैं वो वैसा तो नहीं है। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ जो है, अदर बोरोइंग्स इसके नहीं है, ये तो डेट फ्री कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। बोरिंग नहीं होना एक अच्छी बात है। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सब कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन से पैसे आ रहे हैं, जो एल्यूमिनियम का जनरेशन है वो हो रहा है, एल्यूमिनियम का जो ओर है उससे एल्यूमिनियम निकाल के जो उसका प्रोसेसिंग का काम है वो सब चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 51.2% है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी महारत्ना नवरत्ना कंपनी है। FII का स्टेक थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का एनालिसिस। मोटा मोटी देखने से ये पता चल रहा है दोस्तों कि ये कोई बहुत फास्ट ग्रोइंग, रैपिड ग्रोइंग, स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, जैसे कि इसके पहले हमने कई कंपनीज देखे हैं जिनमें की ग्रोथ भी बहुत एस्टाउंडिंग ग्रोथ है, जिनमें कि सेल्स कभी कभी डबल भी हो गया है नेक्स्ट ईयर का सेल। तो ये वैसी कंपनी नहीं है। ये पिछले कई सालों से इसका जो सेल्स है वो एक ही 3,000 से 4,000 के रेंज में घूम रहा है। बहुत ज़्यादा इसके पास रिटर्न अर्निंग्स भी नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा कैश का बैकअप भी नहीं है। कहीं कहीं इसको रिजल्ट जो इसके कम भी हो गए हैं, कहाँ पे यूज़ किया, क्या किया, अब हमें नहीं मालूम क्या किया है इसने। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, 10% इसका प्रॉफिट मार्जिन है बस। इस हिसाब से, और इसी हिसाब से लोगों ने इसमें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है, इसी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाई है कंपनी। अभी भी हम कोई बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि जून क्वार्टर जो इसका आया है वो भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग क्वार्टर नहीं है ये जून क्वार्टर का रिज़ल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे भी हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मोर और लेस ये इसका एनालिसिस है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टाटा पावर कंपनी का भी देख लेते हैं फंडामेंटल्स। टाटा पावर कंपनी 1,52,000 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 101, यहाँ पे 500 यानी कि 5 टाइम्स द बुक वैल्यू ये ट्रेड हो रही है ये कंपनी। 41 टाइम्स अर्निंग्स ये ट्रेड हो रही है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, बहुत ज़्यादा नहीं है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, डिसेंट है, ना ख़राब ना अच्छा बोलेंगे। मीडियन जो इसका पी है वो 39 है सेक्टर का, टाटा पावर का 41 है, तो एकदम नेक नेक है, मीडियन के बराबर ही है इसका पी, ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। कुछ कंपनीज हैं जिनका कि पी बहुत ज़्यादा है, जैसे 242 हो गया अदानी ग्रीन का, अदानी एनर्जी का 114 हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा पी वाले कंपनी है। पावर ग्रिड का देखिए 50% है पी, मतलब काफ़ी कम है पी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं टाटा पावर में। टाटा पावर में हम सेल्स देख सकते हैं। सेल्स में यहाँ पे बढ़त देखने को हमें मिल तो रही है, 14,000, 10,000, 12,000, थोड़ा कम हो गया 2023 में, उसके बाद 15, 15, 14, फिर 15, फिर 17। तो लास्ट अभी क्वार्टरली ये रिज़ल्ट है, तो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट तो इसका काफ़ी अच्छा हुआ है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली अर्निंग्स जो इन्वेस्टर्स तुरंत पैसे लगा के तुरंत गेन लेना चाहते हैं, या जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्वार्टरली अर्निंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होती है, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स में ये पता चलता है कि अभी लेटेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसका वैल्यूएशन में रिवीजन होनी चाहिए। वैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके पास लेके आऊँगा दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि वैल्यूएशन कैसे की जाती है कंपनीज़ की। वैल्यूएशन अच्छा होगा अगर बहुत अच्छा सेल्स वगैरह और प्रॉफिट वगैरह आया है तो, और उसकी वजह से वैल्यूएशन अच्छा होने से अगर कंपनी का पेपर पे वैल्यू बढ़ेगा तो उस हिसाब से वही वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो बड़े पैसे लगाने वाले लोग हैं वो चाहेंगे कि मेरे को कम दाम में ज़्यादा वैल्यू की चीज़ मिले तो मैं लगाऊंगा पैसे। क्यों? क्योंकि मैं कम दाम में पैसे लगाऊंगा, ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है, तो कभी ना कभी जाके आगे फ्यूचर में वो वैल्यू जो है वो मेकअप कर लेगी, वो गैप को फिल कर लेगी और वो अपने रियल वैल्यू पर पहुंच जाएगी, और उस वैल्यू पर पहुंचते ही जो ये शेयर प्राइस है ये भी बढ़ के उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम जो नीचे खरीदेंगे वो बढ़ जाएगा हमारे शेयर का प्राइस। वैल्यू का गेम है। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्वार्टरली अर्निंग्स में 2,000 करोड़ की बढ़त है। उसके साथ हम और क्या देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट में सिर्फ 100 करोड़ की बढ़त है, 150 करोड़ काफ़ी कम की बढ़त है। क्या बात है भाई, क्या समस्या हो गई, क्यों इतनी दिक्कत हो गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा ही था, ऑलमोस्ट 700 करोड़ ज़्यादा ही था, समस्या कहाँ पे हो गई? अदर इनकम में समस्या हो गई है। यहाँ 900 करोड़ रुपया यहाँ पे ज़्यादा था, 1,000 करोड़ का यहाँ डिफरेंस आ गया। 900 करोड़ रुपया अदर इनकम लास्ट ईयर का ज़्यादा था, इस ईयर का कम है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो अभी की जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा अच्छी थी। अब इसके प्रीवियस जून क्वार्टर से हम अगर कंपेयर करें तो वो भी अभी का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 15,000 यहाँ पे 17,000। फिर यहाँ पे अगर आप देखें नेट प्रॉफिट यहाँ पे 900, यहाँ पे 1100, मतलब ऑलमोस्ट 1200, तो यहाँ पे 300 करोड़ की बढ़त। उस हिसाब से इसका मार्च क्वार्टर और जून 2023 का क्वार्टर दोनों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका जून 2024 का क्वार्टर का है दोस्तों। मार्च का 2024 का क्वार्टर का क्यों इससे ज़्यादा क्यों है परफॉर्मेंस अभी का? क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम की वजह से इसका जो प्रॉफिट फिगर है ये थोड़ा इन्फ्लेट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो 61,000 करोड़ 2024 में और 2023 में 55, इस हिसाब से 6,000 करोड़ का ज़्यादा बिजनेस इसने किया है, सेल्स किया है। ठीक है, और वैसे वही इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3,000 करोड़ की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 400 करोड़ की बढ़त दिख रही है। इसका वजह क्या है भाई? यहाँ 3,000 करोड़, यहाँ 400 करोड़, कहाँ पे गायब हो गया पैसा यहाँ पे गायब हो गया दोस्तों। अदर इनकम में पिछले साल बहुत सारा चीज़ इसे मिला था, बहुत 5,500 करोड़ इससे मिल गया था। यहाँ पे 2,000 करोड़ यहाँ पे कमी आ गई। वहीं पे 3,000 करोड़ का बढ़त था, 3,000 के बढ़त में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तो यहीं पे चला गया, तो 1,000 करोड़ की बढ़त इसकी बची। अब उसके बाद इसके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए, डिप्रिसिएशन भी बढ़ गया। यहाँ पे भी इसके 300 करोड़ चले गए, 600 करोड़ चले गए, तो 400 करोड़ ही बचा। वही 400 करोड़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है नेट प्रॉफिट में, 400 करोड़ बढ़ करके 4,280 फ्रॉम 3,800। ये हो गया। फिर ट्रेडिंग 12 मंथ्स का इसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है हमें, यहाँ पे कोई इसमें समस्या नहीं है। मोटा मोटी परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, कोई इसमें समस्या नहीं है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। लास्ट क्वार्टर भी बढ़िया है, लास्ट ईयर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और हम क्या देख सकते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 6%, कम है ग्रोथ। बड़ी हेवी वेट कंपनी है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, रीजनेबल नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 77% 10 ईयर्स का,
बहुत अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 77%। स्टॉक प्राइस CAGR 19% है 10 ईयर्स का। स्टॉक प्राइस में तो बहुत बड़ा तो मिली है इसको। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते ही जा रहे हैं। बोरोइंग्स भी हैं इस कंपनी के। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट इसका 1.5 हो गया डेट टू इक्विटी इसका ऑलमोस्ट। अब हम आगे बढ़े हैं। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे हम देख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही, बड़ी कंपनी है, सब जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छे पैसे आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर से कहीं ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे है। सब कुछ इसमें पॉजिटिव है दोस्तों, कोई समस्या ही नहीं है इस कंपनी में। तो ये है हमारा टाटा पावर का कंपनी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ हमारा बच गया, वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग्स बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। बाकी FIDIs और ये सब चीज़ें तो उतना ज़्यादा मैटर हमारे लिए नहीं करती हैं। तो देखिए दोस्तों कि हमने ये दो इन डेप्थ एनालिसिस जो हमने किया है नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा पावर की, तो टाटा पावर हमें ज़्यादा अच्छा दिखा है, ज़्यादा पोटेंशियल वाला दिखा है। चार्ट में भी हमें चार्ट में तो हमें दोनों ही अच्छा पोटेंशियल वाला दिखा है, बट टाटा पावर जो है हमें चार्ट में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखा है हमें, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे पहले दिखाया है इसने एज़ कम्पेयर टू नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि काफ़ी समय तक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था और वहाँ से सिर्फ 48% का ग्रोथ इसने दिया रेंज ब्रेकआउट करने के बाद। टाटा पावर ने काफ़ी बड़ा ग्रोथ इस ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स में टाटा पावर जो है वो लीडिंग है, काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल एल्यूमिनियम। दोनों अलग अलग सेक्टर की कंपनी है, एक पावर जनरेशन में है, एक एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।